गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 18 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के करंट अफेयर्स अलोंग विद पीआईबी एंड अदर सोर्सेज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। एक बार आज जो 10 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं उसके बारे में देख लेते हैं और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए, तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रारंभ के बारे में जानेंगे सबसे पहले, देन आयरन और पॉलिसी के बारे में जिक्र था, इसके बारे में जानेंगे। जल्लीकट्टू के ऊपर 2 क्वेश्चन यहां पे बनाए हैं, जल्लीकट्टू बेल्ट के ऊपर। एमएमडीआरपीएस के बारे में जानेंगे। इसके बाद गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल के बारे में एक क्वेश्चन हमारा होने वाला है। स्विच यूएवी के बारे में जानेंगे। कलरी पट्टू जो मार्शल आर्ट सिस्टम है इसके बारे में जानेंगे, कहां से आता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। देन सक्षम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पे जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 एमसीक्यूज, 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज जो आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रारंभ। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। हाउ मच सीड मनी वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर दिस। तो अभी रिसेंटली स्टार्टअप समिट जो है, इंटरनेशनल समिट, इसको शुरुआत किया गया जिसका नाम प्रारंभ रखा गया था। यहां पर जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सीड मनी जो थी वो रखी गई थी। वो आपसे पूछा गया कितनी इस पर्टिकुलर फंड के अंदर रखी गई है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कि स्टार्टअप को हेल्प कर रही है ताकि इक्विटी कैपिटल को वो रेज कर सके। गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हुए कहा है कि वी विल ऑल्सो हेल्प स्टार्टअप्स टू ग्रो, और यहाँ पे काफी एनकरेज किया जा रहा है स्टार्टअप्स को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके स्टार्टअप्स क्रिएट कर सके। आंसर इज अभी सीड मनी जो इसके लिए दी गई थी इस पर्टिकुलर समिट के अंदर 1000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया था। ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा किया गया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। अभी 2 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन किया था, तो जो अमाउंट है वो ध्यान रखिएगा। प्रारंभ का भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आयरन और पॉलिसी 2021 को लेकर है। पूछा गया है इसको लेकर बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय रेलवे हैज बीन रिवोक्ड। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो स्क्रूटनी करी जाती थी डॉक्यूमेंटेशन की उसको हटा दिया गया है। इसके अंदर जो न्यू पॉलिसी है उसको अपडेट किया जाएगा क्रिस के द्वारा, दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। आयरन और इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक ऑफ रेलवे। तो रेलवे के अंदर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो आयरन और का है। सोचिए 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, न्यूज में थी ये पॉलिसी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो आयरन और पॉलिसी 2021 के बारे में देखिए तो रेलवे ने यहां पर जो स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंटेशन की, पहली से करेक्ट दे रखी है, उसे रिमूव कर दिया गया है। एट द सेम टाइम जो सिस्टम के अंदर अपडेशन किया जाएगा, जो रेक अलॉटमेंट सिस्टम के अंदर अपडेशन किया जाएगा वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आयरन और जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो प्लीज इसे गूगल करिएगा, बिकॉज आयरन और जिसके ऊपर पॉलिसी 2021 आई है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। आपका आंसर यहां पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो है 2 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है नासा का जो गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज है उसने ये कहा है कि 2020 जो था इट वाज द हॉटेस्ट ईयर, ये अभी तक का सबसे गर्म साल था। यूएस NOAA, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, has said that 2019 was the second warmest year. नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, उसने ये कहा है कि 2019 जो था वो सेकंड वार्मेस्ट ईयर था। सोचिए। चलिए, तो यहां पे इसको लेकर न्यूज दे रखी थी और आपको 2019-20 के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। नासा का जो गोडार्ड इंस्टीट्यूट है, गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज, उसने कहा है कि 2020 जो है इट वाज द हॉटेस्ट ईयर। ठीक है, और ये टाई कर रहा है किसके साथ, 2016 के साथ, क्योंकि 2016 अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर था। तो दोनों अभी यहां पे बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा गया, ये नासा के द्वारा कहा गया। अब आते हैं, ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन 2016 को भी याद रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बराबरी पे है 2020 के। सेकंड, अगर हम बात करें यूएस के NOAA, नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की, तो इसने कहा है कि 2020 जो था इट वाज द सेकंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिंस 1880। 1880 के बाद दूसरा सबसे गर्म साल जो था 2020 था। और यहां पे 1880 भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1880 से ही इस इंस्टीट्यूट ने रिकॉर्ड को मेंटेन करना शुरू किया। तो जब से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, ये पाया गया कि 2020 इज द सेकंड मोस्ट वार्मेस्ट ईयर। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट 2019 नहीं है, 2020 इज द करेक्ट आंसर।
ए हमारी यहां पे सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जल्लीकट्टू बेल्ट को लेकर पूछा गया कौन सा रीजन ऐसा है जो कि जल्लीकट्टू बेल्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे वेरियस सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं। मदुरई आपको दिया है, थेनी दिया है, डिंडीगल दिया है। इसके अलावा क्या और भी कोई है या फिर इनमें से भी कोई सही है कि नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, जब हम जल्लीकट्टू बेल्ट की बात करते हैं सो इट इज अ ट्रेडिशन जो कि काफी साल पुराना ट्रेडिशन है और एक पर्टिकुलर फेस्टिवल वाले दिन इसे आप सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पे वेरियस ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इसको अच्छे तरीके से मनाया जाता है, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर मदुरई, थेनी और डिंडीगल ये 3 सिटीज में तो होता ही होता है, साथ में ही पुडुकोट्टई एंड तिरुचिरापल्ली, इन सिटीज के अंदर भी इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। और जो बुल टेमिंग का ये पूरा फेस्टिवल है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों की तीनों यहाँ पे जो हमारी सिटीज थी, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो करेक्ट है। एट द सेम टाइम मुझे आप बताइएगा डिंडीगल, मैंने आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ाई है, डिंडीगल किस चीज के लिए फेमस था? आपको टीपू सुल्तान, हैदर अली याद आ रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा ये सिटी जो है पर्टिकुलरली क्यों इंपॉर्टेंट है। और थेनी भी अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल पहले ये काफी न्यूज में थी। थेनी किस चीज के लिए न्यूज में थी ये भी मुझे बताइएगा। देखिए, इस तरीके से आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ाई करिए, चीजें अच्छे से आपको याद रहेंगी। आपको पता चलेगा जब भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम डिंडीगल के बारे में, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है जल्लीकट्टू बेल्ट के अंदर आता है। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे डी है, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा डिंडीगल हमने जब स्पेक्ट्रम में पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था और थेनी क्यों फेमस है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा जल्लीकट्टू के ऊपर है, लेकिन थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो पूछा गया जल्लीकट्टू के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग पोंगल। पोंगल के टाइम में सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। 2000 साल पुराना ये ट्रेडिशन है और एक वायलेंट स्पोर्ट है इन विच कंटेस्टेंट्स ट्राई टू टेम बुल फॉर अ प्राइज, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो बुल ऑनर को प्राइज मिलता है इसके अंदर। सोचें, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे जल्लीकट्टू काफी न्यूज में था। अभी मैं आपको बताऊं तो यस, पोंगल अभी अभी गया है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबको यहां पे पोंगल की बधाई भी दी थी। एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो कि बुल टेमिंग फेस्टिवल को देखने के लिए भी गए थे, वो भी मैंने आपको, जो हम 9 PM न्यूज करते हैं लाइव, वहां पे मैंने आपको दिखाया था। तो जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड वीक, पोंगल के टाइम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। काफी पुराना 2000 साल पुराना हमारा ये ट्रेडिशन है और ये एक वायलेंट स्पोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, जिसके अंदर बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। अगर कंटेस्टेंट ऐसा कर लेते हैं सो दे आर द वन जो कि सक्सेसफुल कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर वो इस चीज को करने में फेल हो जाते हैं तो बुल का जो ओनर होता है, जो उसका मालिक होता है बुल का, उसको प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी बेसिकली मेंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, अदरवाइज भी। देखिए, 2007 में इसके ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हुए थे एक काफी बड़े लेवल पे, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा दोनों ने ही कोर्ट में, दोनों चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि यहां पे जो एनिमल है उसका वेलफेयर नहीं हो रहा है, रादर एनिमल के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, 2011 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने बुल को एक प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया था, जहां पे लिखा होता है कि किस किस एनिमल को आप इस लिस्ट में डालते हो, फिर एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। तो कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करी गई थी इस पूरे ट्रेडिशन को 2011 में यूपीए के द्वारा। ठीक है, देन आता है 2014 का टाइम। 2014 में क्या हुआ, जब आपकी गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, 2014 ही वही टाइम था, 2014-15 में हमें एक चेंज देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बुल टेमिंग को पूरे तरीके से बैन कर दिया। ठीक है, देन ऑफ कोर्स अगर सुप्रीम कोर्ट बैन करेगी तो जो लोग इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी और डेफिनेटली वो भी इस चीज के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। हुआ क्या, फिर पूरा का पूरा मैटर चला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। ठीक है, और तब से ये मैटर जो है वो पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ही। ठीक है, मीनवाइल हुआ क्या, मीनवाइल स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अलाउ करना शुरू कर दिया। इसी वजह से आप आज भी देखते होंगे, इवन तो आप ये सोचते होंगे कि 2014 में जब बैन कर दिया था, बट अभी अगर आप देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास अभी ये पेंडिंग पड़ा है। दैट्स व्हाई स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पूरे ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए अलाउ करती है। अब मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। देखिए, इंटरव्यू में यही चीजें पूछी जाएंगी, अगर आप तमिलनाडु से तो डेफिनेटली पूछी जा सकती है, अदरवाइज भी जल्लीकट्टू काफी न्यूज में रहता है। आई रिमेंबर जब मैं अपना इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था उन दिनों भी ये न्यूज में था, क्योंकि 2014 का बैच है मेरा भी, और तब 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे
तभी तभी बैन किया था, रिसेंटली बैन किया था। और पिछले और आगे 1 साल तक इसके अंदर न्यूज आती रही थी न्यूज़पेपर के अंदर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास इसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या इस पे डिसीजन होना चाहिए। दैट्स व्हाई एज एन इंटरव्यूअर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू रूम में आते हैं, मैं वहां पे बैठा हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं आपके हिसाब जल्लीकट्टू ट्रेडिशन जो है वेदर इट शुड बी प्रैक्टिस्ड और नॉट, क्या इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेडिशन है, अब लोगों का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन और कस्टम्स एकदम से तो खत्म नहीं किए जा सकते, और लोगों के इमोशंस इसके साथ जुड़े होते हैं, बात भी सही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक एनिमल है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और हो सकता है इस एनिमल को ये चीज पसंद नहीं आ रही हो, ये जो हम पूरा का पूरा अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो एक तरफ आपके एनिमल और उनका वेलफेयर है, दूसरी तरफ आपके ट्रेडिशन और कस्टम्स है। इस चीज को ध्यान रख के आप मुझे आंसर करिएगा। तो इस चीज को सोच के आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, जितना बड़ा आंसर करना चाहे कर सकते हैं। वैसे यूजुअली मैं आपको कहता हूं एक लाइन में आंसर करिएगा, बट अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप ज्यादा वर्ड्स पे यूज करना चाहते हैं सो यू कैन यूज इट। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। देखिए यस और नो में आपको अपना आंसर शुरू करना और फिर उसे जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहते हैं यस, तो रीजन क्या है, नो तो रीजन क्या है। दोनों मैंने आपको चीजें ये भी बता दी है, एक तरफ एनिमल वेलफेयर है, दूसरी तरफ हमारे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स है। चलिए सो आंसर हमारा आप जानते हैं, यहां पे मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है हमारी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो डे वाइज प्रिपरेशन आप यहां पे कर सकते हैं, आप जानते हैं इसके अंदर, जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, हम बेसिक बुक्स को कवर कर रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे आपको राइटिंग असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। एवरीडे बेसिस पे आपको जो वीडियोज है, चाहे वो एमसीक्यू के वीडियोज हो सब्जेक्ट वाइज, एट द सेम टाइम जो आपके लेक्चर क्लास लेक्चर वीडियोस हैं वो भी इसके अंदर दिए जाते हैं। सो ऑल दीज यू कैन कवर इन 200 डेज, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स को अब टाइम काफी कम रह गया है। तो एक क्रैश कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया ताकि 4 से 5 घंटे के असाइनमेंट्स आप रोज दिन में कंप्लीट कर लें, और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सो दैट मिनिमम पीरियड के अंदर आपका एक जो तैयारी है वो हो सके। और देखिए 6 महीने से भी कम का आपका प्रीलिम्स का टाइम रह गया, और मैंने आपको बताया था कि टाइम किस तरीके से इवन 5.5 महीने भी बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मिनिमम पीरियड के अंदर आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप हो सके। एग्जाम को लेकर जो ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसके ऊपर आप फर्दर इंफॉर्मेशन जो है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी वो आ सके, और आप एग्जाम जो है उसको देने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ जा सके, एग्जाम को क्रैक भी कर सके। सो दिस इज फॉर द 2021 एस्पिरेंट्स जो कि 2021 के अंदर एग्जाम लिखने वाले हैं, और जो मिनिमम पीरियड के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। बिकॉज अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आपके पास अराउंड 5-5.5 महीने का टाइम ही यहां पर बचा है। एट द सेम टाइम जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी आज के टाइम में ऐसे लगता है कि काफी हमारे पास टाइम ज्यादा है, अभी तो एक पूरा साल पड़ा है, अभी हमारा 2021 का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है। बट बिलीव मी ये टाइम भी कैसे बीत जाएगा नहीं पता चलेगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर एक प्रीलिम्स जब जाता है और दूसरा प्रीलिम्स कितनी जल्दी आ जाता है इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो। तो मिशन यूपीएससी 2022 जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 500 डेज की हमारी सीरीज है। तो 500 दिन तक इसके अंदर आपको एवरीडे बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपके माइंड मैप्स होते हैं, जिसमें आपके वेरियस बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को कवर किया गया है, एनसीईआरटी को कवर किया गया है, ज्योग्राफी हो, आपकी इंडियन पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम हो, इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक्स हैं उनको कवर किया गया एवरीडे बेसिस पे। 500 दिन में आपको 500 राइटिंग असाइनमेंट्स जो है वो भी करने हैं इसके अंदर, एंड काफी सारे क्विजेस जो है वो भी एवरीडे बेसिस पे कराए जाते हैं ताकि एमसीक्यूज को सोल्व करने की जो एक टेक्निक होती है वो आपकी डेवलप हो सके प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी वीडियो जो है वो देता रहता हूं ताकि नई नई चीजें आपको पता चल सके, स्ट्रेटेजीज आपकी क्लियर हो सके कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। चलिए, तो आप अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डेज का जो हमारा क्रैश कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम पॉसिबल पीरियड के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्जाम को दे भी पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश मल्टी मिशन मेटीरियोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम MMDRPS। MMDRPS जो है किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया? IMD इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा या फिर ANB के द्वारा? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली डॉपलर वेदर रडार जो है वो मुक्तेश्वर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुफरी के अंदर इनॉग्रेट किए गए थे। दैट्स व्हाई MMDRPS मल्टी मिशन मेटीरियोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम न्यूज में था। बात करी जाए इसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जैसे कि पहली हमारी है IMD और दूसरी हमारी है इसरो। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं ABCD में, डी में आपको 2 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो MMDRPS जो है आपका वो IMD एंड इसरो के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल। तो गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल के बारे में आपको बताना है कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन सी है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेट किया हुआ है। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर का ये एक इंस्टेंस है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, न्यूज में इस वजह से था कि क्लाउड्स ने इस पर मकर संक्रांति, बेसिकली मकर संक्रांति वाले दिन लाखों की तादाद में लोग जो हैं, जो यहाँ पे डिवोटीज हैं, वो इकट्ठे होते हैं। और मकर संक्रांति वाले दिन ऐसा पहली बार देखा गया पिछले 50 सालों में कि जो सन रेज हैं वो यहाँ पे जो शिवलिंगा स्थापित किया हुआ है उसके ऊपर ना पड़ी हो। तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्योंकि एक आप कह सकते हैं यूनिक एक चीज हुई है वहां पर अभी। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर का वैसे क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था तो करंट अफेयर्स का भी बन जाता है और क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो यहां पे मैंने आपको शिवलिंगा का एग्जांपल दिया, तो वहां से आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ना कि लॉर्ड विष्णु। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस इट इज एन इंस्टेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, जो कि मोनोलिथिक नेचर का है। एक ही यहां पर रॉक को, एक ही स्टोन को काटकर इसे बनाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए? नहीं, आंसर आपका होगा बी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। ध्यान रखिएगा, कहां पे लोकेट करता है ये टेम्पल? इट इज इन बेंगलोर, कर्नाटका, और इसे 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था केम्पेगौड़ा द फर्स्ट के द्वारा, हु वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द सिटी। तो ये जो फाउंडर है उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। कुछ इस तरीके से दिखता है टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया स्विच यूएवी डील इज साइंड विद। तो स्विच यूएवी जो डील है ये किसके द्वारा, किसके साथ साइन करी गई? इंड्रोन्स के साथ, एयरफ्री के साथ, HAL के साथ, या फिर आइडिया फोर्ज के साथ? सोचे। चलिए, तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 20 मिलियन की, $20 मिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइडिया फोर्स के साथ साइन किया है। ये बेसिकली एक प्लेयर है जो कि यूएवीज बनाता है, और यहां पे कहा है कि एक नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करी गई है, वो हमें चाहिए। ये बेसिकली स्विच यूएवी जो है, इनकी खासियत ये है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये काम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल ऐसे जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते, हमारे आर्मी के पर्सनल के लिए भी पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर हम ड्रोन से नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो ड्रोन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्विच यूएवी जो है ये काफी हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रोन हैं, और काफी ऐसे हार्श वेदर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, हार्श कंडीशन के अंदर भी काम कर सकते हैं। इंडिजिनस सिस्टम बिल्ड किया जाएगा इसके अंदर, और मोस्ट डिमांडिंग सर्वेलेंस ऑपरेशन जो है वो भी इसके थ्रू करे जाने वाले हैं। तो आइडिया फोर्स के साथ ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे एक अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटी ऑफ यूएवीज जो है वो हमारी आर्मी को सप्लाई करे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है बताएं 2 स्टेटमेंट्स देके कौन सी करेक्ट है। बेसिकली कलरी पट्टू के बारे में क्वेश्चन है। कलरी पट्टू ऑल्सो नोन एज कलरी इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फाइटिंग स्टाइल, जिसका ओरिजिन कहां हुआ था? केरला के अंदर ये ओरिजिन हुआ था इसका। सेकंड, वॉरियर्स बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट ओनली। तो वॉरियर्स जो इसके अंदर आते हैं वो क्षत्रिय कास्ट से ही आते हैं। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो हैं केरला से हैं, इन्होंने सिलेबस जो है, एक कलरी पट्टू की एकेडमी है वहां पे इसको रिलीज किया, इसके सिलेबस को रिलीज किया अभी 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही रादर। और इस वजह से इस पूरी की पूरी मार्शल आर्ट जो कि केरला से आती है, इंडिजिनस मार्शल आर्ट है, इसके ऊपर काफी ज्यादा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के अंदर, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर आए हुए थे। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। इवन आई रिमेंबर कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर, और जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें तो मल्टीपल टाइम इसके बारे में जिक्र किया गया है। और क्योंकि अभी रिसेंटली सिलेबस जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलरी पट्टू जो स्टाइल है इसमें स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, ये सब चीजें, ये सब मेथोडोलॉजीज जो है यूज करी जाती हैं। बट एक यूनिक पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर सभी कास्ट के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय क्लैन ही करेगा या कोई पर्टिकुलर कास्ट ही करेगी, ये इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सक्षम कैंपेन। पूछा गया सक्षम कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा? सोचे। चलिए, तो एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन जो है, सक्षम कैंपेन जो है, इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। डी आपका यहां पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूरे महीने का मंथ लॉन्ग कैंपेन है जिसके अंदर एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो होते हैं, इसके एडवर्स इंपैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर क्या होते हैं और कैसे कार्बन फुटप्रिंट जो है इसको हम छोड़ते हैं और किस तरीके से ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा अवेयरनेस को फैलाने के लिए लोगों के अंदर शुरू किया गया। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इससे रिलेटेड मेंस के पर्सपेक्टिव के कुछ पॉइंट्स जो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन, एमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड द गैस बेस्ड इकोनॉमी। फॉसिल फ्यूल्स का क्लीनर यूज क्या हो सकता है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। बायोफ्यूल्स की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं और डोमेस्टिक सोर्सेज को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम जो रिन्यूएबल टारगेट्स हैं, आपको पता है कि हमने अलग अलग टारगेट्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, चाहे वो आपकी सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी, उसको लेकर बना रखे हैं और उनको अचीव करने की कोशिश भी करी जा रही है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इस्तेमाल जो है इसका कर रहे हैं और चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी काफी काम चला। अगर आपको याद हो, ई बसेस को भी लॉन्च किया गया था, याद है आपको? अभी 1-2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था 9 PM वाले लेक्चर के अंदर। बताएं मुझे कौन कौन सी सिटीज के अंदर इसे किया गया था लॉन्च। देन इंक्रीज यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादातर, और डिजिटल इनोवेशन लाने की भी कोशिश करी जा रही है एनर्जी सिस्टम के अंदर। तो ये मेंस के अगर 7 पॉइंट्स आपको पता है, आप लिख सकते हैं, तो मेंस का एक 150 से 250 वर्ड्स का अच्छा आंसर, एक होलसम आंसर जो है लिखा जा सकता है। चलिए एक्टिव रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट आपको यहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने। एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरियस क्वेश्चंस, जो कि 10 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करें उसको लेकर होने वाले हैं। एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप आंसर जरूर करिएगा, बिकॉज व्हेन यू विल टाइप और जब खुद आप रिकॉल करके आंसर करते हैं, वो चीज आपको लंबे समय तक के लिए याद रहती है। सिर्फ ये मत देखिएगा कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है और उसे पढ़ के वहां पे रुक जाए, बिकॉज रीडिंग एंड रिटेनिंग दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो सिर्फ पहली चीज होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज रिकॉलिंग होती है। और रिकॉलिंग तब होती है जब आप क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं, जब मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप उसको टाइप करके भेजते हैं, या फिर जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिकॉलिंग। तो रीडिंग जो है, रीडिंग पार्ट हो चुका है, मैंने आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन फीड करनी थी वो कर दी है। नाउ इट इज योर टर्न कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आपके ब्रेन के अंदर है आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। नहीं भी रिकॉल कर पाएंगे, जो बाकी के लोग आंसर कर रहे हैं उसको दोबारा से पढ़ के टाइप जरूर करिएगा और उसे पोस्ट जरूर करिएगा, सो दैट आपकी एक शॉर्ट टर्म रिकॉलिंग हो जाए। प्रारंभ के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से मुझे बताएं कितना यहां पे पैसा जो है सीड मनी के तौर पे पीएम ने अनाउंस किया है। आप जानते हैं कि वेरियस एरियाज हैं, फंड ऑफ फंड्स हमारे पास हैं, और अभी तो प्रारंभ भी आ गया जिसके थ्रू स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यस, मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड कि यस 1000 करोड़ का जो सीड मनी है वो यहां पर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही दिया गया है। इसके बाद हमारे आयरन और पॉलिसी 2021 थी, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेट करती है जल्दी से बताएं मुझे। मैंने आपको बताया था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्या है वो भी मुझे यहां पर बताइएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे यहां पे सबसे गर्म साल के बारे में पूछा था, तो जल्दी से मुझे ये बताएं कि 1880 के बाद दूसरा सबसे गर्म साल कौन सा था, जल्दी से बताएं। USNOAA के द्वारा, तो यस 2020 इज द करेक्ट आंसर। ये भी चीज सही है आपकी। जलीकट्टू बेल्ट के अंदर कौन कौन सी सिटीज हैं, मैंने 3 सिटीज तो आपको बताई थी, बाकी जो बताई अगर आपको याद हो तो प्लीज बताएं। मदुरई है, थेनी है, डिंडीगल है। यहाँ पे जो आपका ट्रेडिशन है काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा मैंने पुदुकोट्टई और चिरुचिरापल्ली के बारे में भी आपको बताया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जलीकट्टू को लेकर था। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कब बैन किया था, कौन से साल में बैन किया था। मैंने आपको भी बताया कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी, पोंगल के टाइम इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 2000 साल पुराना ये ट्रेडिशन हमारा है। एंड वायलेंट स्पोर्ट है और इसके अंदर बुल को टेम नहीं किया जाता, तो जो बुल का मालिक होता है उसको इनाम का जो पैसा है वो दे दिया जाता है। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया था, ये ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट MMDRPS, इसे कौन लेके आया है जल्दी से मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था कि डॉपलर वेदर रडार जो है मुक्तेश्वर उत्तराखंड, कुफरी हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च करे गए हैं, इनॉग्रेट करे गए हैं। दैट्स वाई ये पूरी न्यूज थी और MMDRPS के ऊपर हमारे यहाँ पे जिक्र किया गया था, IMD और इसरो के द्वारा ये लाए गए। देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल को लेकर, कौन से भगवान को ये समर्पित है, डेडिकेटेड है, वो जल्दी से मुझे बताएं। मोनोलिथिक स्टोन का ये पूरा बनाया गया है और अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था शिवलिंग के ऊपर 50 सालों में यहाँ पे मकर संक्रांति के पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सनरेज है वो नहीं पड़ी है। लाखों की तादाद में डिवोटीज यहाँ पर आते हैं मकर संक्रांति के टाइम पर। और किंग का नाम भी अगर आपको याद है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देन हमने स्विच UAV के बारे में पूछा था, मैंने आपसे पूछा था किसके साथ ये डील साइन करी गई है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने 20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का ये जो पूरा साइन किया है स्विच UAV का, ये किया है आइडिया फोर्ज के साथ। 9 क्वेश्चन के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था
कलरीपट्टू को लेकर। तो कलरीपट्टू कौन से स्टेट से आता है ये बताएं, और कौन सी कास्ट के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी मुझे बताइएगा। अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने सिलेबस जो है वो यहाँ पे इसका इशू किया है, रिलीज किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में था, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर भी। और लास्ट क्वेश्चन में फाइनली मैंने आपसे ये जाना था कि सक्षम कैंपेन जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये पूरा एक अवेयरनेस कैंपेन जो है इसे लॉन्च किया गया। सो करेक्ट आंसर वाज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए, तो इसी सक्षम कैंपेन के बारे में मुझे बताइएगा, जो कि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सो दैट यू कुड विन द पीडीएफ। इसमें आप मुझे बताइएगा कि हम करने क्या वाले हैं। जब हमने बात करी कि अवेयरनेस में लाएंगे, लेकिन अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें करी जाएंगी वो आप वन लाइन में मुझे आंसर कर सकते हैं। और मेंस का जो क्वेश्चन है कोविड-19 को लेकर है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है 150 वर्ड्स के अंदर, इसका आंसर करना है। कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इन इक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया, यू हैव टू आंसर दिस इन 150 वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं, और आज 9 बजे 9 PM पे हमारी क्लास रहने वाली है, लाइव रहने वाली है सेकंड चैनल के ऊपर, जहां पे हम रैपिड फायर वे में 10 MCQs जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो करेक्ट आंसर लास्ट टाइम दिया था उसके विनर हैं काव्या। काव्या, आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया 86 से ज्यादा, देन यू आर इन द सेफ जोन। लेसन 6 से तो दोबारा से इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा थोड़ी देर के बाद, और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो नोट्स भी अपने बना सकते हैं। 86 से ज्यादा स्कोर है, देन ऑल्सो राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड 24 घंटे में एक बार इसे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF जो है वो आपको मिल जाएगी 10 बजे, 10 PM इज द टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई विल सी यू टुडे एट 9 PM लाइव।